आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सत्र पे। आज के सेशन में हमने जो इकोनॉमी किया हुआ था पार्ट 1 जिसमें हमने 25 एमसीक्यू कवर किया था उसका आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2। अगर आप इंडियन जीएस के परिप्रेक्ष्य पे देखें तो ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरे 50 क्वेश्चन मिला करके इंडियन इकोनॉमिक्स में जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं हम लोग सब कवर एक दो वीडियो पे हम लोगों ने किया हुआ है। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा, मैं आपको ऊपर आई बटन पे लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहां से उसे जाकर के देख लीजिएगा। आप सीजीपीएससी अगर प्री की तैयारी कर रहे हैं, सीजी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या सीजी पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पूरे 50 क्वेश्चन को जरूर देखिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको इससे डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। आज के वीडियो में 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, एक एक करके चलेंगे, टैकल करेंगे और डिटेलिंग भी हम लोग इस पर ध्यान देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। पिछले वीडियो की तरह आपको इस वीडियो में भी लास्ट में कमेंट करके बताना है सेशन कैसा रहा और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए आते हैं और देखते हैं हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन। 26वां क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन देखते हैं। पूंजी की कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, आधुनिक उत्पादन तकनीकों के प्रयोग के कारण बेरोजगारी, किसी काम में आवश्यक से अधिक जो श्रमिक लगे रहते हैं तब की बेरोजगारी, या श्रमिकों को उनकी क्षमता के अनुसार काम न मिलना। किसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। सबसे पहले हम लोग आंसर करेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे इसके डिटेलिंग पे। इसका जो सही आंसर हुआ आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी काम में आवश्यक से अधिक श्रमिक लगे हैं तब बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इसको हम लोग बोलते हैं अदृश्य बेरोजगारी। अब देखिए, एक काम को करने के लिए 5 लोगों की आवश्यकता है लेकिन 7 लोग हैं। अब 2 लोगों की तो बेरोजगारी जाएगी ही ना, और ये अदृश्य है, दिख नहीं रहा है। आज नहीं तो कल तो वो हटेगा ही, तो इस टाइप की बेरोजगारी ये होती है। बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। श्रमिक को उनके क्षमता के अनुसार काम नहीं मिलना, इसको हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है हिंदी में, अल्प बेरोजगारी, है ना। पूंजी की कमी के कारण उत्पन्न बेरोजगारी, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। आधुनिक उत्पादन तकनीकों के प्रयोग के कारण आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल, फ्रिक्शन घर्षणात्मक बेरोजगारी, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जिसमें केवल निर्यात का स्थान होता है, आयात का होता है। मुद्रा की पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, ना आयात होता है ना निर्यात होता है। बताइए। इसको हमने पिछले वीडियो पे भी किया था। बंद अर्थव्यवस्था मतलब क्या। ऑप्शन नंबर डी, ना नया आयात होगा ना निर्यात होगा। हम लोग 1991 से पहले, 1991 इससे पहले जो थे ना, हम लोग एक क्लोज इकोनॉमी थे। 1991 में जो अपना एक नया मॉडल आया जिसको एलपीजी मॉडल बोलते हैं, इसके बाद जो भारत था वो खुली अर्थव्यवस्था बना है। अगला, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है। चालू खाता शेष, राजकोषीय नीति, व्यापार का संतुलन या व्यापार भुगतान। सही आंसर पहले करेंगे इसका, ऑप्शन नंबर सी, व्यापार का संतुलन इसको बोला जाता है। व्यापार का संतुलन इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, इसका नाम ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में इसे क्या कहा जाता है। इंग्लिश में इसे कहा जाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको ध्यान रखिएगा, इससे पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। होता क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड में, हम लोग निर्यात में से आयात को घटाते हैं। कितना भी कुल निर्यात जो हुआ है ना अपने पास, ये रहा निर्यात, इस निर्यात में से हम लोग क्या करेंगे, कुल आयात को घटा देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा क्या, व्यापार का संतुलन कैसा है, हमारे पक्ष में है हमारे विरोध में है, ये पता चल जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन देखिए, 81, 82, 88 या 90। इस बैंक को इंग्लिश में बोला जाता है नाबार्ड। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, NABARD, नाबार्ड के नाम से ये जाना जाता है ना। इसकी स्थापना जब हुई थी ये था वर्ष 1982। डेट डेट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है अपने को, 12 जुलाई 1982। अच्छा, इसका काम क्या है, देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु ये भी जो है लोन प्रोवाइड कराता है। आप इससे डायरेक्ट लोन नहीं ले सकते, ये एक बड़ी संस्था है, ये जैसे ग्रामीण बैंक होते हैं या कोऑपरेटिव संस्थानें होती हैं, उनको जो रहता है ये लोन प्रोवाइड कराता है ताकि लोगों को लोन मिल सके। तो ये एक आप बोल सकते हैं एपेक्स बॉडी है, आप बोल सकते हैं उसको। एक और ऑप्शन अपने को दिख रहा है 1990, तो 1990 में एक और बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। तिथि है आपका 2 अप्रैल, 2 अप्रैल 1990, ये था सिडबी।
स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की स्थापना होती है। अच्छा, नाबार्ड का आपसे पूछ सकता है मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। हेडक्वार्टर आपको इसका मिलेगा मुंबई में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया गया था? ऑप्शन पीसी मॉडल, अशोक रुद्र मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल और रोस्टोव मॉडल। बताइए पहले आंसर। इसका सही आंसर है प्रथम बोला तो हेराल्ड डोमर मॉडल, याद रखेगा। और प्रथम है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो इसमें हमने किसको प्राथमिकता दी थी? अब भारत अभी अभी आज़ाद हुआ था, कृषि को प्राथमिकता देना आवश्यक था। उसके बाद सेकेंड मॉडल आता है पीसी महालनोबिस मॉडल। ये है सेकेंड मॉडल, जिसमें हम लोगों ने उद्योग को प्राथमिकता दी थी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि उद्योग को प्राथमिकता दी थी, और इसी मॉडल के तहत भिलाई स्टील प्लांट, बोकारो, दुर्गापुर ऐसे बड़े बड़े उद्योग जो है स्थापित किए गए थे। ठीक है, और आपको मिल रहा अशोक रुद्रा मॉडल, इसको भी ध्यान रखेंगे हम लोग। तो ये था आपका फोर्थ, चौथी पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने अशोक रुद्रा मॉडल को अपनाया था। अगला, आर्थिक संवृद्धि दर का अभिप्राय है। इकोनॉमिक ग्रोथ किसको बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में वृद्धि, निवल घरेलू उत्पाद के मूल्य में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर, या प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में वृद्धि? बताइए, आंसर करते हैं इसका। ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में वृद्धि। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ। चलिए, इसके आंसर में हम लोग को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसका आंसर जो है ना सटीक होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ का। बताता हूँ उसके पीछे का तर्क क्या होगा। वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी के मूल्य की वृद्धि दर। इसमें अगर वृद्धि हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस पर आ सकता है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि देश की जीडीपी में वृद्धि हो रहा है। जीडीपी में वृद्धि हो रहा है। अब जीडीपी पे वृद्धि बहुत अलग अलग कारणों से हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं कि वहाँ इकोनॉमिक जीडीपी में वृद्धि हो रहा है, मतलब खनन उत्खनन अच्छा हो रहा है, इंडस्ट्री अच्छे लगे हुए हैं। लेकिन खनन उत्खनन अच्छा है, इंडस्ट्री अच्छे लगे हुए हैं, इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि वहाँ का हेल्थ केयर फैसिलिटी भी अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, एजुकेशन अच्छा होगा। जीडीपी एक छोटा सा पैमाना है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ को नापने का पैमाना जीडीपी होता है, और इससे एक बड़ा पैमाना रहता है, एक और इससे बड़ा पैमाना रहता है। यहाँ पे इसको जीडीपी से हम लोग नापते हैं, इसको नापते हैं हम लोग एचडीआई से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इस वाले पैमाने को बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। याद रखिएगा, जिसके अंदर जीडीपी तो आएगा ही, लेकिन उसके अतिरिक्त हम लोग एजुकेशन भी लेंगे, एजुकेशन भी लेंगे हम लोग, हेल्थ केयर यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि हम जीवन प्रत्याशा इसको लेते हैं। तीसरा चीज होता है पर कैपिटा इनकम, इसको लेते हैं। तो ये तीन पैमाने अलग होते हैं, इसको हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं। क्वेश्चन देखिए, आर्थिक समृद्धि यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे नापा जाएगा या क्या उसका अभिप्राय है? तो जीडीपी में वृद्धि, मूल्य की वृद्धि दर, तो ये रहा जीडीपी। ऐसा करके इसको आप ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। मुद्रास्फीति का कारण है उत्पादन में गिरावट, धन आपूर्ति में वृद्धि, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, उत्पादन में गिरावट और धन आपूर्ति में वृद्धि। इसको हम लोग एक सिंपल सा इससे समझ सकते हैं, इक्वेशन से। जब आपका डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो इस वाले कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति। इसमें क्या होता है, आपका जो पैसे का वैल्यू रहता है ना, वो घट जाता है। जैसे अभी हम लोग अगर इन्फ्लेशन का रेट देखेंगे तो 6 से 60%, 6-60% आसपास जो है यहाँ का इन्फ्लेशन का रेट चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए अभी मैंने आपको 100 रुपये दिए, अब इस 100 रुपये को आपने रखा हुआ है अपने पास, अगले साल तक रखा हुआ है। अभी इस 100 रुपये से आप 100 रुपये की चीज़ तो खरीद लेंगे आराम से, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अगले साल अगर आप इसी 100 रुपये आपने रखे हुए थे और आप इस 100 रुपये को अगले साल निकालते हैं, तो इस 100 रुपये की वैल्यू जो है ना, आप घट करके आपका 94 या 95 रुपये अगले साल हो जाएगी। अब इस साल, अगले साल जो है आप इससे इतने की ही सामान की वस्तु खरीद पाएंगे। तो इसका मतलब ये होता है, मुद्रास्फीति का मतलब ये होता है आपके पैसे की वैल्यू में गिरावट जो आती है ना, क्यों आती है? जब डिमांड ज़्यादा हो जाता है, सप्लाई कम हो जाता है। तो ये 2 पॉइंट इससे समझ में आता है हम लोग को। ठीक है, तो ये होता है आपका इन्फ्लेशन। अगला, निम्नलिखित में से प्राथमिक उत्पादन है कपास का उत्पादन, सूती वस्त्र का उत्पादन, शक्कर का उत्पादन या लोहा और इस्पात का उत्पादन? बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा?
प्राथमिक आप समझते हैं। प्राइमरी प्रोडक्शन किसमें होता है? डायरेक्ट आप उगाएंगे, जैसे कपास की खेती हम लोग कर रहे हैं, डायरेक्ट उगाते हैं तो कपास का उत्पादन इसका हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं शक्कर का उत्पादन, हम लोग देखते हैं लोहा और इस्पात का उत्पादन, तो ये सेकेंडरी है ना। इसको आप लोग कहाँ करेंगे? फैक्ट्री पे करेंगे ना। ये है आपका सेकेंडरी। इसको कहाँ करेंगे? फैक्ट्री में करेंगे। शक्कर का उत्पादन, लोहा और इस्पात का उत्पादन, ठीक है। सूती वस्त्र का उत्पादन कहाँ? फैक्ट्री पे, सेकेंडरी प्रोडक्शन है ये। अगला, भारत में बैंकिंग सुधार हेतु किस समिति का गठन किया गया है? भगवती समिति, राजा चेल्ला समिति, नरसिम्हा समिति या मल्होत्रा समिति? बताइए। सही आंसर पे पहले आते हैं, ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हा समिति इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी कमेटी समझते हैं। भगवती समिति, तो भगवती समिति बहुत महत्वपूर्ण है। ये था आपका अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी से संबंधित, ठीक है। राजा चेल्ला समिति, टैक्स सुधार करना है, तो टैक्स सुधार के लिए आया था ये। हो गया। नरसिम्हा समिति तो जानते ही हैं। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार, इंश्योरेंस से संबंधित है। तो ये अलग अलग समितियां हैं। अगला, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, दादा भाई नौरोजी या पीसी महालनोबिस? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ हो जाएंगे। सब जानते हैं इनको, फादर ऑफ इकोनॉमी इनको बोला जाता है ना। फादर ऑफ इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, इनका नाम भी आपने सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है। पुस्तक का नाम इनका पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश, पुवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। एक और किताब है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो दो महत्वपूर्ण किताब है दादा भाई नौरोजी की, ठीक है। आरबीआई द्वारा अगर बैंक दर में वृद्धि की जाए तो निम्न में से कौन सा प्रतिफल सही होगा? बाजार में तरलता घटेगा, बाजार में तरलता बढ़ेगा, बाजार की तरलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बैंकों की जमा राशि तेजी से बढ़ेगी। सही आंसर, सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाजार में तरलता घटेगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, आरबीआई अगर बैंक दर में वृद्धि करे, मतलब 8% की दर से लोन दे रहा था, अब 9% की दर से लोन देगा, क्या होगा? अब लोग लोन कम लेंगे, जब लोन कम लेंगे तो मार्केट में पैसा कम होगा, यही तो बोला जा रहा है, बाजार में तरलता घटेगी, ठीक है। अगला, मिश्रित अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की अवधारणा है कृषि और उद्योग का संतुलित विकास, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व, एकीकृत और संतुलित आर्थिक विकास, पूंजीवादी और निजी क्षेत्रों का संतुलित विकास। बताइए। सही आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था ना, तो अपने को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व दोनों चाहिए। अपने पास प्राइवेट हॉस्पिटल है तो सरकारी भी है, ये कहलाता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसको हम लोग बोलते हैं SIDBI, सिडबी, किस वर्ष स्थापित हुआ था? पिछले ही क्वेश्चन में हमने पहले पढ़ा हुआ है, डायरेक्ट आंसर करेंगे इसका। 1990। कहाँ मुख्यालय, कहाँ है इसका सिडबी का? तो लखनऊ में मिलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या मानव विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आजीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर। ऑलरेडी हमने अभी किया हुआ जब हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पढ़ा हुआ था। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय। याद रखिएगा ये प्रति व्यक्ति आय जिसको हम लोग बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट, सॉरी, प्रति व्यक्ति आय नहीं, मानव विकास सूचकांक जिसको हम लोग बोलते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो है ना, ये एक पैरामीटर रहता है किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वृद्धि नहीं, आर्थिक विकास, याद रखिएगा। भारत की पहली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सी है? राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, कर्नाटक ग्रामीण विकास बैंक, प्रथमा बैंक या जिला सहकारी बैंक? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रथमा बैंक करिएगा। प्रथमा बैंक आपको मिलेगा कहाँ? तो यह है यूपी में। यूपी का जो मुरादाबाद है वहां का है प्रथमा बैंक। कब खुला था? 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975। अगला, भारत में औद्योगिक लाइसेंसिंग आखिरकार कब खत्म हुआ? 1990, 80, 86 या 91? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था LPG मॉडल, उसके बाद लिबरलाइजेशन, उदारीकरण करना है ना, तो 1991 में हमने पॉलिसी लेके आया LPG, लिक्विडाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। L मतलब होता है उदारीकरण, उदार बनिए, तो लाइसेंस हटाएंगे तभी तो उदार बनेंगे।
अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत में वित्त आयोग का मुख्य कार्य है वार्षिक बजट तैयार करना, केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना, राष्ट्रपति को वित्तीय मामले पर परामर्श देना, संघ एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों के लिए नियमों का विनिधान करना। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करना। अब ये होता क्या है इसको समझते हैं पहले। देखिए, पहले तो आप करंट के हिसाब से चलिए। अभी अभी 16 फाइनेंस कमीशन गठित किया गया है 1 जनवरी को, और इसके जो हेड हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया साहब। इनको ध्यान रखिएगा। हर 5 साल पे एक नया फाइनेंस कमीशन बनता है। 16वें क्रमांक का है, करंट का क्वेश्चन हो गया। हेड कौन है? अरविंद पनगड़िया। इनको क्या दिया जाएगा? देखिए क्या होता है ना, सेंटर बहुत ज्यादा कर जो है अपने पास रखता है। जैसे हम लोग जीएसटी भी पे करते हैं तो एक हिस्सा सेंटर को भी जाता है, तो हर एक राज्यों से हिस्सा हिस्सा जाता होगा। ऐसे करके सेंटर के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, तो अब स्टेट को भी तो डिस्ट्रीब्यूट करना है, या स्टेट को भी तो पैसा देना पड़ेगा। तो स्टेट को कितना पैसा देना है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण करने के लिए फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, संविधान में कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? तो आर्टिकल 280। इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सकल घरेलू उत्पाद और शुद्ध घरेलू उत्पाद के बीच का अंतर है संपत्ति से सरकारी आय, अप्रत्यक्ष कर, मूल्यह्रास या शुद्ध पूंजी निर्माण। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन बोलेंगे इसको। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1949, 50, 51 या 52? सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? तिथि याद रखिएगा, 15 मार्च। 15 मार्च 1950 में स्थापना हुई थी, और 1951 में पहला 5 ईयर प्लान जो था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरू हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी नहीं किया जाता? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? सही आंसर आपको पता है, दिख ही गया होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको मानव विकास सूचकांक बोला जाता है। इसको जारी करने वाला जो संस्था है वो हम लोग नहीं है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के नाम से इसको जाना जाता है। 1990s के आसपास जो है इसको सबसे पहली बार जो है जारी किया गया था। अब ये एक बहुत अच्छा माध्यम है जिससे आप पता कर पाएंगे कि कोई देश विकसित है कि नहीं है, किस लेवल पे विकसित है। बैंकिंग लोकपाल क्या है? बैंकों की नई शाखा के लिए लाइसेंस जारी करना, ऋण के लिए ब्याज दर निर्धारित करता है, ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है, या इनमें से कोई नहीं? सही सही दिख रहा है, ग्राहकों की शिकायतों का प्रावधान करता है, निवारण करता है भी आप बोल सकते हैं। बैंकिंग ओम्बड्समैन के नाम से इसको इंग्लिश में हम लोग जानते हैं। भारतीय वाणिज्यिक बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित परिसंपत्ति किसे कहते हैं? सरकारी प्रतिभूतियां है, विदेशी मुद्रा है, ब्याज तथा ऋण ऋण निर्धारित समय के भीतर नहीं चुकाया जाता वो है, या चिट फंड से संबंधित कार्य? पहले आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर सी, ब्याज तथा ऋण निर्धारित समय के भीतर नहीं चुकाया जाता। इसको हम लोग बोलते हैं, और इससे बैंक परेशान भी रहते हैं, आपको पता है, इसको बोलते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर ये कभी लोन पे चढ़ा हुआ है, मतलब मान लीजिए किसी ने लोन लिया है, कोई सामान लिया हुआ है, तो अगर 90 दिन के अंदर, 90 दिन का क्राइटेरिया है, इसको ध्यान रखिएगा, 90 दिन के अंदर अगर वहां से कोई पैसा नहीं आ रहा है, ब्याज नहीं आ रहा है, ऋण नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग एनपीए घोषित कर देते हैं। ये है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट। भारत में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बैंक की स्थापना कब की गई थी? 51, 35, 55 या 21? तो इंपीरियल बैंक, ऑप्शन नंबर सी, 1921 इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 बैंक थे आपका, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे। ये तीनों बैंक को मर्ज किया गया, यही 3 प्रेसिडेंसी थी, आप देखेंगे ब्रिटिशर्स की। तो इन तीनों बैंक को मर्ज किया गया, और 1921 में बनाया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इसी 1921 के बाद समय आता है आज़ादी के बाद 1955 का, और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बना दिया जाता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यही है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1 मार्च 1960, 1 सितंबर 1954, 12 जुलाई 1982 या 19 जनवरी 1956? सही आंसर बताइए।
सही आंसर जो है इसका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1 सितंबर 1954 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पारित कब किया गया है? 1904, 1910, 1960 या 1950? तो जिन्होंने कोऑपरेटिव का परीक्षा दिया हुआ उनको तो आराम से बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 1904 इसका सही आंसर है। अगला, बजट घाटा का क्या मतलब है? राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व खर्च का अंतर, राजस्व प्राप्ति पर कुल खर्च जिसमें ऋण भी शामिल हो, सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक आय, राजस्व प्राप्ति कुल खर्च जिसमें उधार शामिल नहीं है। बजट घाटा, बजट डेफिसिट होता है आपका जब हम लोग का व्यय ज़्यादा रहे आय से। जनरली हमारे जो स्टेट में बजट बनते हैं वो बजट घाटा ही रहता है, बजट डेफिसिट ही रहता है। हमारे पास डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा है, पैसे का रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पैसे का रिक्वायरमेंट कहाँ से लेते हैं? लोन लेते हैं, उधारी लेते हैं, है ना, कैपिटल्स उठाते हैं और फिर उसी से ही हम लोग क्या करते हैं? खर्च करते हैं। ठीक है, तो व्यय हमारे पास ज़्यादा है और आय हमारे पास कम है, तो ये कहलाता है आपका बजट घाटा। केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? लास्ट क्वेश्चन, कीप योर कस्टमर, नो योर कंसल्टेटर, कीप योर क्रेडिबिलिटी, और लास्ट है आपका कीप योर कस्टमर। कीप योर कस्टमर 2 बार लिखा गया है, सही आंसर कर लेते हैं पहले। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कीप नहीं होगा ये, नो योर कस्टमर बैंक में यूज़ होता है। केवाईसी करवाना है, आपने सुना होगा, तो नो योर कस्टमर इसका सही होगा। यहाँ पे होते हैं इसके पूरे 25 क्वेश्चन समाप्त। अब आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं और ये सेशन आपको कैसा लगा। क्या आप चाहते हैं किसी प्रकार का मैं एक ज्योग्राफी का भी सेशन लेके आऊँ जिसमें 50 या 100 क्वेश्चन का हम लोग सेट करें और जिसमें आपका पूरा, जैसे इकोनॉमी का निचोड़ था ये 50 क्वेश्चन, वैसे ही उसमें आपको पूरा ज्योग्राफी का निचोड़ हो? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे आपसे 20 से 21 क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनने चाहिए थे, है ना। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्या राय है। चलिए, बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक आप सब पढ़ते रहिए और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।